गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स में हमें आपको यूटिलिटी पढ़ा रही थी, ठीक है ना। थोड़ा सा था वो कॉम्प्लिकेटेड समझना और समझाना भी, ठीक है। मैंने बहुत पूरे एफर्ट से आपको समझाने की कोशिश करी और आई होप आप समझ गए होंगे। तो यूटिलिटी को एक बार हम रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता। उपयोगिता यूटिलिटी, ठीक है। उपयोगिता में पहली बात तो उपयोगिता जो है, यूटिलिटी क्या होती है? आवश्यकताओं की पूर्ति होती है या आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। यानी कि हमें जो हमारी नीड है, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी हमें पूर्ति यानी कि बस फुलफिल नहीं करनी है, हमें क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई होनी चाहिए, हमें संतुष्टि मिलनी चाहिए। तो आवश्यकताओं की संतुष्टि क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। आवश्यकताओं की संतुष्टि क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है, ठीक है ना। अब उपयोगिता का जो नियम होता है, उपयोगिता किस नियम पर काम करता है? उपयोगिता ह्रास का नियम। उपयोगिता ह्रास का नियम मतलब किसी चीज़ को आप उपयोग यानी कि यूज़ किए जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा होगा कि आप जो रेटिंग होगी उसकी वो कम कर दोगे, ठीक है। यानी कि उपयोगिता ह्रास का नियम ये कहता है कि किसी चीज़ के लगातार उपभोग करने से उसकी उपयोगिता कम हो जाती है, ठीक है ना। किसी चीज़ के लगातार उपभोग करने से उसकी उपयोगिता कम हो जाती है, ठीक है। आप कंटिन्यू कोई चीज़ कंज्यूम करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा बस अब बहुत हो गया, ठीक है ना। तो ये उपयोगिता हम ये बस जो चीज़ हमें अच्छी लग रही है या हमें बुरी लग रही है उसे हम ये तो बता नहीं सकते कि कितनी अच्छी लग रही है, ये तो कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसमें रेटिंग दे सकते हैं। तो उपयोगिता में हम क्या करते हैं? रेटिंग देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? रेटिंग देते हैं। ये एसी इतना कम क्यों चल रहा, ठीक है। तो एक बार हम ग्राफ बनाते हैं तब आपको समझ आएगा। देखो यहाँ मैंने लिखी यूनिट, यहाँ पे लिखते हैं हम टोटल यूटिलिटी और यहाँ पे हमने लिख दिया मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक। यूनिट 1 2 3 4 5 6, 6 यूनिट ले लेते हैं। यानी कि 6 यूनिट का मतलब 6 चीज़ें हैं। टोटल यूटिलिटी हम यहाँ पे ले लिया हमने सपोज 10, यहाँ पर 12, यहाँ पर 15, यहाँ 15, इसके बाद हो जाए 8, उसके बाद हो गया 5, ठीक है। ये है टोटल यूटिलिटी, यानी कि ये रेटिंग है। जब आपने पहली यूनिट का कंज्यूम किया, पहली यूनिट का उपभोग किया, कुछ भी हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है, कुछ आप खा रहे हो, कुछ भी, है ना। तो पहली यूनिट का आपने यूज़ किया तो आपने उसको रेटिंग दी 10, फिर आपको और अच्छा लगा तो नेक्स्ट वाले को आपने दिया 12, फिर जब आप 15 दिया आपने रेटिंग, तो 15 के बाद आपको लगा कि बस अब मैं फुल्ली सेटिस्फाई हूँ, ठीक है, बिल्कुल संतुष्ट हूँ। तो बिल्कुल फुल सेटिस्फाई होने के बाद भी आपको वही चीज़ दी जाए तो फिर तो आपका मन नहीं करेगा, फिर आप उसकी रेटिंग कम कर दोगे, ठीक है। तो आपने फिर अगले वालों को भी 15 दे दी, उसके बाद फिर आपने रेटिंग कम कर दी, ठीक। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी मैंने समझा दिया था, सीमांत उपयोगिता कहते हैं इसको, सीमांत उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता का मतलब है कि जब क्या होता है, पहली बात तो सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए आपको कम से कम 2 यूनिट चाहिए, ठीक है, तभी तो आप कंपैरिजन करोगे। तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? किसी वस्तु की जब अतिरिक्त इकाई का आप उपभोग करते हो तो पहली वस्तु के संबंध में, यानी कि पहली वस्तु के कंपैरिजन में जो उपयोगिता में कमी आती है या बढ़ोतरी आती है, उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। पहले आप ग्राफ इससे समझना। देखो यहाँ पर तो अगर हम फर्स्ट यूनिट को देखें तो फर्स्ट यूनिट को देख कर आपको पता चल रहा है कि इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, आप कंपैरिजन किससे करोगे? तो यहाँ पर आपने 10 लिख दिया, ठीक। हमेशा सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करना होता है, तो 12 में से 10 गए तो 2 प्लस के 2 आएंगे, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया? 15 में से 12 गए 3, 15 में से 15 गए 0, 8 में से 15 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? माइनस के साथ, ठीक है। तो माइनस के साथ यहाँ देखो 5 में से 8 माइनस करेंगे हम तो -3, यहाँ जाएगा -3, ठीक है। तो हम मार्जिनल यूटिलिटी को हमने क्या कहा कि जब आप अतिरिक्त इकाई का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, यानी कि फर्स्ट यूनिट के बाद सेकंड यूनिट का आप उपभोग यानी कि कंज्यूम करते हैं, तो इनके बीच में उपयोगिता में आई कमी या बढ़ोतरी, यहाँ पे भाई बढ़ोतरी है, यहाँ पर कमी है, उपयोगिता में आई कमी या बढ़ोतरी को हम क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं, क्लियर। अब मैंने आपको बताया था कि जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ना। जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव हो तो क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी जब पॉजिटिव हो तो क्या होता है?
टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती जाती है, बढ़ रही है, ठीक है ना। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या था, जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाए, यहाँ ज़ीरो है, तो टोटल यूटिलिटी कितनी है, मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। ये तीनों से क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तीसरा देखो, जब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस हो, मार्जिनल यूटिलिटी माइनस हो तो टोटल यूटिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ा, टोटल यूटिलिटी घटती जाती है, घट रही है, पहले 15 से 8, 8 से 5, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, घटती जाती है। क्लियर। तो ये तीनों आपके दिमाग में बस जाने चाहिए, मैंने पहले भी आपको समझाया था भी। अब हम इससे आगे चलते हैं, ठीक है। देखो ये जो है ज़ीरो, ये तो समझ आया कि जब ज़ीरो होगी मार्जिनल यूटिलिटी, जब ज़ीरो होगी तो क्या होगा, हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। अभी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम तो है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हम तृप्त बिंदु। क्या कहते हैं इसको हम, तृप्त बिंदु, तृप्त बिंदु, सैचुरेटेड पॉइंट, ठीक है ना। यानी कि बिल्कुल हम फुल्ली सेटिस्फाई, बिल्कुल तृप्त हो गए भाई, अब कुछ नहीं चाहिए। तो जब ये समझ आ गया, तो तृप्त बिंदु किसे कहते हैं, टोटल यूटिलिटी जब क्या हो, अधिकतम हो, वो तृप्त बिंदु होता है। या कह सकते हैं कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो तो टोटल यूटिलिटी जो होती है यानी कि कुल उपयोगिता तृप्त बिंदु पर होती है, ठीक है। तृप्त बिंदु समझ आ गया। अब हम चलते हैं आगे, इसमें अब क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, हाँ एक ये भी कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर कब होते हैं, यानी कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता बराबर कब होगी। बराबर कब है ये, फर्स्ट यूनिट पर, यानी कि प्रथम इकाई पर, प्रथम इकाई पर टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता और मार्जिनल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए कुछ है ही नहीं भाई, हमें सीमांत उपयोगिता निकालनी है तो कम से कम हमें 2 यूनिट चाहिए, तभी तो आप कंपैरिजन करोगे। देखो आपने एक आम खाया है ना, अब एक आम खाया तो आप उस पर कितनी रेटिंग दोगे, उस पर आप 100% रेटिंग दोगे। जब तक आप दूसरा आम नहीं खाओगे तभी तो आप कंपैरिजन करोगे कि पहले वाले से वो अच्छा है या बेकार है, पहले वाला अच्छा निकला या दूसरा वाला अच्छा निकला। तो कम से कम हमें क्या चाहिए, हमें 2 यूनिट चाहिए कंपैरिजन के लिए, ठीक। अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, देखो देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा इसका। क्वेश्चन पूछेगा कि इकाई 9 की टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता, इकाई 9 की कुल उपयोगिता कितने लिखे हैं हम, इकाई 9 की कुल उपयोगिता 10 है, ठीक है। और इकाई 10 की, इकाई 10 यानी कि नेक्स्ट पॉइंट आ गया, इकाई 10 की कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता कितनी है, 15 है। तो सीमांत उपयोगिता बताओ, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी बताओ क्या होगा इसमें। जब 9th इकाई जो भी है, मतलब लगातार आपने 8 इकाई आप यूज़ कर चुके हो है ना यूनिट, लेकिन 9वीं यूनिट पे पहुंचते हैं तो हमें पहली बात तो ये कि मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 यूनिट चाहिए, 2 उसने दे दिया। तो क्या करना है, हमें सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना है। जो 10th यूनिट की टोटल यूटिलिटी है इसमें हम इसको माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, प्लस के 5 आएगा, क्या आ गया, 5 आ गया। अब क्वेश्चन दूसरा ये हो जाएगा, इसमें बच्चे फंसते हैं प्लस माइनस में, प्लस माइनस में गड़बड़ करते हैं। अगर मैं इस डाटा को मैं चेंज कर दूं, ठीक है, इस डाटा को मैं चेंज कर दूं कि यहाँ पे मैं कर दूं क्या, यहाँ पे सपोज़ हमने लिख दिया कि 10 हो जाती है और यहाँ पर कर दिया हमने 15, ठीक है। 9वीं इकाई की जो कुल उपयोगिता 10 है और 10वीं इकाई की कुल उपयोगिता 15 है। तो अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, अब भी सेम हुआ, ये तो मैंने सेम ही कर दिया, 5 ही तो होगा इसमें, तो चेंज करना था ना, चेंज नहीं किया। देखो उल्टा करना था, मैं ऊपर क्या करो 15, नीचे करो 10, है ना। सेकंड वाले में से यानी कि जो भी सेकंड होगा, जो भी लास्ट होगा, उसमें से फर्स्ट को माइनस करना होता है। तो 10 में से 5 माइनस हुए, 15 गए, तो क्या बचे, माइनस के 5, ठीक है, माइनस के 5। इतना मोटा माइनस बना दे जो साफ दिखे, माइनस में गड़बड़ी होनी चाहिए माइनस कहाँ होगा और प्लस कहाँ होगा, समझ आ गया। फिर एक हमने बताया था कि
टोटल यूटिलिटी निकालने का एक तरीका भी होता है फॉर्मूला, टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसको हमने कई सारी तरीके से हमने चेक भी किया था। मतलब हमें क्या करना है, समीशन करना है। अगर सपोज हमें थर्ड यूनिट की क्या निकालनी है, टोटल यूटिलिटी निकालनी है, तो थर्ड यूनिट के सामने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटीज का क्या कर देंगे, समीशन कर देंगे। यानी कि ऊपर के सारों को हम प्लस कर देंगे। देखो 10 और 2 12 3 15 है ना, 15 ये रहा। अगर सपोज हमें 6 यूनिट की क्या निकालनी है, टोटल यूटिलिटी निकालनी है, तो इसके बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये, इसके ऊपर का हम सबको प्लस कर देंगे। कितना हो जाएगा, यहाँ तक तो 15 है, 7 और 3 10, 15 में से 10 गए, कितने बचे 5, आ गया 5। क्लियर। तो ये हो गया हमारा इसका तरीका। एक चीज़ होती है हमें इसमें एवरेज यूटिलिटी भी आती है। एवरेज से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते है ना, लेकिन एवरेज यूटिलिटी क्या होती है, उसको कैसे निकालेंगे। एवरेज यानी कि औसत उपयोगिता, ठीक है ना, औसत उपयोगिता, औसत औसत उपयोगिता यानी कि एवरेज यूटिलिटी है ना। औसत उपयोगिता यानी कि एवरेज यूटिलिटी। इसका फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कि यूनिट, यानी कि इकाई। ठीक। तो क्वेश्चन कहेगा क्या कि इकाई 8 के लिए आपको अगर ऐसा ग्राफ दिया है तो इकाई 8 तो इसमें ही नहीं, इकाई 4 के लिए औसत उपयोगिता निकालो। इकाई 4 के लिए, फिर कहे इकाई 5 के लिए, इकाई 3 के लिए अगर हम कहें, देखो वैसे तो मैंने ऊपर नीचे कर दिया, ये ज़्यादा गड़बड़ होगी इसमें। देखो ये लाइन ऐसे है, ये बॉक्स, इसको दोबारा बनाते हैं। चलो फिर से इसको बनाएंगे। इधर तो यूनिट, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक। इधर 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दो हम 12, यहाँ कर देते हैं 13, यहाँ पर 15, यहाँ 15 हो गया, और यहाँ पे कर देते हैं हम क्या 10, ठीक, और यहाँ हो गया 8, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी को फर्स्ट यूनिट के लिए तो सेम ही होता है, तो 12 की 12 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, प्लस के, बढ़ रहा है ना, तो प्लस के 1, यहाँ पे प्लस के 2, यहाँ पर 0, 10 में से यहाँ -5 और यहाँ पर -2। ठीक। अब चलते हैं एवरेज यूटिलिटी पे। एवरेज यूटिलिटी का फॉर्मूला टोटल यूटिलिटी अपॉन क्या, क्वांटिटी। टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी यानी कि यूनिट। ठीक है, क्वांटिटी यानी कि यूनिट। अब इसमें देखो सपोज करो हमें तीसरी यूनिट की निकालनी है, आपको ऐसा ग्राफ दे दिया, वो कहेगा कि तीसरी इकाई के लिए क्या निकालो, औसत उपयोगिता निकालो। तो औसत उपयोगिता में कुछ नहीं करना, बस जो टोटल यूटिलिटी है उसमें इकाई से भाग दे देना। टोटल यूटिलिटी कितनी, 15, क्वांटिटी कितनी यानी कि इकाई 3, आ गया 5। ठीक। सपोज 5 यूनिट के लिए निकालना है तो टोटल यूटिलिटी 10 में 5 का भाग दे देंगे, 10/5, 2 आ गया। ये कितनी है, थर्ड यूनिट के लिए, ये 5 यूनिट के लिए, और मैं आंसर पॉइंट में जाएगा, इसलिए वो मैं कर नहीं रही हूँ। ठीक है, समझ आ जाना चाहिए। चलो इसका भी निकालते हैं, 6 पा जाओ। तो 8 में भाग किसका देना है, 6 का, 6 यूनिट के लिए 8/6, 4 3 1.9 आ जाएगा। ठीक है ना, आगे पॉइंट तो कितने ले जाओ। क्लियर। तो ये क्या है, औसत उपयोगिता। औसत उपयोगिता क्लियर हो गया। और क्या बचता है, और किस तरह, हाँ एक आता है प्राइस। प्राइस कैसे निकालते हैं, इसको मैं मिटा दूँ, नेक्स्ट पेज कर, चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। एक बार इसको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ठीक है, क्योंकि हम पेज नेक्स्ट नहीं करें वरना मुझे ग्राफ दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक। अब देखते हैं हम कि प्राइस कैसे निकलेगा। देखो प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना है, प्राइस निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना। हमने अभी औसत यूटिलिटी तो निकाल ली है ना। अभी हमने औसत यूटिलिटी निकाली है, तो इसमें क्या करेंगे, टोटल यूटिलिटी में एवरेज यूटिलिटी से भाग दे दो।
जितनी हमारी टोटल यूटिलिटी है, जैसे हम कहें कि अभी जो तीसरी यूनिट है, तीसरी इकाई के लिए प्राइस बताओ, यानी कि मूल्य बताओ, तो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी 15 है ना, और इसका एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज तो भी निकाला था 5, 3 5 15, 5 निकाला था तो 5, तो प्राइस कितना आ गया 3, यानी कि वो वस्तु कितने रुपए की थी, 3 रुपए की थी। अब इस पर एक क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन बताती हूँ जो आया हुआ क्वेश्चन है किसी वस्तु के अंतिम इकाई से उपभोग की गई यानी कि औसत उपयोगिता 50 है। किसी वस्तु की अंतिम इकाई पर, अंतिम इकाई जो भी होगी उसकी, यानी कि उसने बहुत सारी चीज़ों का उपयोग किया है, बहुत सारी चीज़ें उसने यूज़ की हैं, तो जो अंतिम इकाई है, अंतिम इकाई की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी, अंतिम इकाई की मार्जिनल यूटिलिटी 50 है, 50 है अंतिम इकाई की, इसको हटा दे, ठीक है ना, अंतिम इकाई की मार्जिनल यूटिलिटी 50 है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, तो उसका औसत 10 है, तो प्राइस बताओ, औसत क्या है, औसत 10 है, तो हमें प्राइस बताना है, प्राइस हमें बताना है, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, आएगा मार्जिनल यूटिलिटी। अब क्वेश्चन पढ़ के मुझे याद आया, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु की अंतिम इकाई की, जो भी उसकी अंतिम इकाई होगी, किसी वस्तु की अंतिम इकाई के उपभोग पर उसकी सीमांत उपयोगिता 50 है, किसी वस्तु की अंतिम इकाई के उपभोग पर उसकी सीमांत उपयोगिता 50 है, और उस वस्तु का औसत यानी कि क्या कहेंगे, औसत उपयोगिता यानी कि एवरेज यूटिलिटी 10 है, तो प्राइस बताओ। अब प्राइस का फॉर्मूला है, प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन एवरेज यूटिलिटी, ठीक है ना, मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन एवरेज यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता बटे औसत उपयोगिता, तो इससे निकल जाएगा सीधा 50/10, 5 हो गया इसका प्राइस, ठीक। अगर हम इस चार्ट पे देखें, हम किसी भी इकाई के लिए, किसी भी यूनिट के लिए निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी हम तीसरी इकाई के लिए कह रहे थे, तो तीसरी इकाई पर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 2, एवरेज यूटिलिटी कितनी निकलेगी 5, भाई इसमें इससे भाग देना है, तो एवरेज यूटिलिटी कितनी है हमारी 5, तो पॉइंट में आंसर आएगा 0.4, ये इसका क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा, अगर हम इस चार्ट के हिसाब से देखें, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही पूछेगा, वो कह देगा आपको अंतिम इकाई देगा, किसी वस्तु के अंतिम इकाई के उपभोग पर उसकी सीमांत उपयोगिता जो भी है और उसकी औसत उपयोगिता इतनी है, तो आप क्या बताना है, मूल्य बताना, यानी कि प्राइस बताना है। तो उपयोगिता से रिलेटेड हमने सब कुछ पढ़ लिया, जितने इसमें फॉर्मूले बनते थे, जितने इसमें क्वेश्चंस बनते थे, सब। अच्छा एक चीज़ और, जैसे उपयोगिता हमने पढ़ी कि उपयोगिता क्या होता है, उपयोगिता ह्रास का नियम जो है कि किसी वस्तु के लगातार उपभोग करने पर क्या हो जाएगा, उसकी उपयोगिता कम होती चली जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं उसका जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा, ढाल, ग्राफ का जो ढाल बनेगा वो ऐसा बनेगा नीचे, क्योंकि कम हो रहा है, ठीक। लेकिन आप ये बताओ, क्या ये जो नियम है, जो उपयोगिता ह्रास का नियम है, क्या ये पैसे पर लागू होगा, भाई पैसों का अब यूज़ करते चलो, यूज़ करते, फिर आपका क्या मन में, नहीं अब नहीं चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या, उसका तो फिर उपयोगिता उसकी बढ़ती चली जाएगी। तो एक तो पैसा, अब पैसे से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसको हम धन लिख सकते हैं, धन है ना। अब धन में हर चीज़, चाहे वो सोना चांदी हो, है ना, कुछ भी, यानी कि जितनी भी कीमती चीज़ होती हैं, वैसा कैश पैसा हो, सोना चांदी है या ज़मीनें हैं, ठीक है, तो सब चीज़ें इसके अंदर आ गई। ये किसी के पास है तो क्या उसकी उपयोगिता कम हो जाएगी, वो क्या ये कह देगा कि नहीं अब नहीं चाहिए, अब मेरे पास बहुत पैसा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता, अमीर और अमीर होते चले जाते हैं, ठीक। तो एक तो हो गया धन, और दूसरा नशीली चीज़ें, ठीक है। अब नशीले पदार्थ में हर चीज़ आ गई, जो लोग सब खाते हैं, यानी कि शराब आ गई, इसमें ड्रग्स आ गए, हर चीज़। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिस पर उपयोगिता ह्रास का नियम लगता ही नहीं, क्योंकि जो नशा करता होगा वो क्या ये कहता है कि नहीं आज इतना अब नहीं करूँगा मैं, अब बहुत हो गया, आज के लिए बहुत है, वो करता चला जाता है, करता चला, कभी नहीं छोड़ता, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये अपवाद कह सकते हैं, इनको हम एक्सेप्शन केस हैं कि इन पर उपयोगिता ह्रास का नियम नहीं लगता, ठीक है, इन पर उपयोगिता ह्रास का नियम नहीं लगता, क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, उपभोक्ता, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूम, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूम, इसको मैं नेक्स्ट कर दूं,
ठीक है, कंज्यूम यानी कि उपभोक्ता, उपभोग। क्या? उपभोक्ता। ठीक है, उपभोग यानी कि कंज्यूम करना, कुछ भी हम जो यूज़ करते हैं, है ना, ग्रहण करने वाला, वो क्या है? कंज्यूम है। ठीक, अब इसमें सबसे मेन चीज़ क्या आती है, सबसे जिससे मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो तो उपभोक्ता क्या है? अधिशेष, जिसे सरप्लस कहते हैं, उपभोक्ता अधिशेष। उपभोक्ता अधिशेष क्या है? उपभोक्ता अधिशेष, उपभोक्ता अधिशेष। ठीक है, कंज्यूम का तो मतलब पता ही है, इसमें कुछ खास है नहीं, इसे छोड़ दो, इसमें टॉपिक सिर्फ यही पूछा जाता है, उपभोक्ता अधिशेष। अबे यार, उपभोक्ता अधिशेष, इसको कहते हैं सरप्लस। हो सकता है सरप्लस के नाम से आप समझ गए हो सरप्लस क्या होता है, क्योंकि हिंदी वाला बिल्कुल शुद्ध हिंदी वाला नाम तो पता नहीं रहता, उपभोक्ता अधिशेष। ठीक है, इसको कहते हैं हम, उपभोक्ता अधिशेष का मतलब ये है, देखो, जब किसी चीज़ की या किसी वस्तु की क्या होती है? उपयोगिता बढ़ जाती है। अब उपयोगिता आप समझ गए, जब किसी चीज़ की उपयोगिता बढ़ जाती है, तो वो जो मतलब जब उपयोगिता बढ़ गई, तो आप उसको किसी भी कीमत पर खरीदना चाहेंगे, नहीं ये मेरी मेरी मतलब मुझे चाहिए। ठीक है, तो जब किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है, तो ग्राहक उसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता है। ठीक है ना, यानी कि कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है, तो वो क्या करेगा? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पैसे ज़्यादा, लेकिन मुझे ही चाहिए। तो जब किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है, तो ग्राहक उसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा कौन उठाएगा? विक्रेता यानी कि सेलर। तो सेलर उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर उसे जो ओरिजिनल मूल्य से उसको ज़्यादा में बेच देता है। बात समझ आई? देखो, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल, जैसे आप हॉल में जाते हैं या सिनेमा हॉल में या मॉल में कहीं भी, तो वहाँ पे क्या होता है? बाहर की चीज़ अलाउ नहीं करते, क्या बाहर से पॉपकॉर्न नहीं ला सकते, बाहर से आप कोल्ड ड्रिंक नहीं ला सकते, तो लेकिन वहाँ पे चीज़ें फिर महंगी मिलती हैं। अब आप जाओगे तो आप बाहर से तो कुछ ले जा नहीं जा सकते, और वहाँ पे देंगे वो महंगा, लेकिन फिर भी आप उसको खरीदते हो, क्योंकि जब देखते हैं भाई ये भी खा रहा है, मूवी देख के मज़ा आएगा, कुछ ना कुछ खाने के लिए होना चाहिए, आसपास बगल में देखोगे चलो ले ही लेते हैं, कोई बात नहीं। तो उस कंडीशन में क्या है? आपकी ना उपयोगिता बढ़ गई, तो आपने उसके ज़्यादा पैसे देने के लिए भी आप तैयार हो गए। ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता अधिशेष, यानी कि सरप्लस कहते हैं। क्या कहते हैं? सरप्लस कहते हैं इसको। देखो, कोई चीज़ अगर 10 रुपये की है ना, ओरिजिनल वैल्यू उसकी 10 रुपये की है, लेकिन वो आपको उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अब तो होता नहीं, सेलर फिर देख लेते भाई ये कुछ भी हो जाए, इसको खरीद के मानेगा, ऐसा बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, उसको खरीद के मानेगा, तो आपको 10 रुपये में नहीं देगा, वो सीधे डायरेक्ट बिल्कुल डबल बोलेगा, वो कहेगा 20 रुपये में लेना तो लो वरना मत लो। ठीक, लेकिन फिर भी आपने थोड़ा बहुत उससे मोल भाव किया और आपने उसको 15 रुपये में खरीद लिया, आपने उसको 15 रुपये में खरीद लिया। ठीक, अब ये बताओ, जो ये क्या था? ये सेलर है? नहीं, ये ओरिजिनल वैल्यू है ना, ये है ओरिजिनल वैल्यू, ये है ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, जितने की वस्तु थी, जितने की वो वस्तु थी। ठीक, ये क्या है? ये किसने बताया? सेलर ने। ये प्राइस किसने बताया? बेचने वाले ने। और ये कस्टमर ने खरीद लिया, है ना, इतने में कस्टमर ने खरीद लिया। अब अगर हम कहें कि जो सेलर है, सेलर को कितना सरप्लस मिला, यानी कि सेलर का उपभोक्ता अधिशेष कितना था? सेलर का उपभोक्ता अधिशेष कितना था? चीज़ तो थी 10 रुपये की, वो कितने में बेचना चाह रहा था? 20 रुपये में, तो इसका उपभोक्ता अधिशेष कितना होगा? 10 रुपये होगा। यानी कि दोनों का अलग अलग होता है, खरीदने वाले का अलग और बेचने वाले का अलग। ठीक है ना, अब जो खरीदने वाले हैं, जो कस्टमर हमारे जैसे, वो 10 रुपये की चीज़ कितने में ले आए? 15 रुपये में, तो इनकी तरफ से देखें तो सरप्लस कितना है? 5 रुपये का। सरप्लस कितने का? इनकी तरफ से 5 रुपये का। पंखा चला ले। ठीक है, इनकी तरफ से कितने का सरप्लस है? 5 रुपये का। अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन किस तरह से है देखो, जैसे कि वैसे थोड़ा बहुत इसका ये समझ तो आ गया ना, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू से आप ज़्यादा जो खरीद के ले आते हो वही क्या है? वो सरप्लस है। ठीक है, थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत तो आपको समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन है कि
सर्वाधिक उपभोक्ता अधिशेष देखने को मिलता है, यानी कि जो आपको ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक उपभोक्ता अधिशेष, सर्वाधिक उपभोक्ता अधिशेष देखने को मिलता है। देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन सुनिए, लिख नहीं रही मैं, ऑप्शन है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है खाद्य पदार्थ, यानी कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ पर, विलासतापूर्ण वस्तु पर। अब विलासतापूर्ण वस्तु मैंने आपको बताया था जब हमने टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़े थे, यानी कि जैसे जो लग्जरियस चीज़ें होती हैं, AC जैसी चीज़ें है ना, तो विलासतापूर्ण वस्तु, खाद्य पदार्थ और आभूषण यानी कि ज्वेलरी। और फोर्थ ऑप्शन पे था क्या, ज़मीन। चौथा ऑप्शन क्या है, ज़मीन। तो वो तो सबसे ज़्यादा जो उपभोक्ता, सर्वाधिक उपभोक्ता अधिशेष किस चीज़ पर देखने को मिलेगा, खाद्य पदार्थ, विलासतापूर्ण वस्तु, आभूषण या फिर ज़मीन, किस पर मिलेगा? इसका आंसर होगा ज़मीन। क्योंकि अगर किसी को कोई ज़मीन पसंद आ जाए ना, वो किसी भी कीमत पर उसे खरीद लेगा, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा यानी कि पैसों का फ्लक्चुएशन ओरिजिनल वैल्यू से ज़्यादा सबसे ज़्यादा किस पे मिलती हैं, ज़मीनों पे ज़्यादा मार्जिन होता है, ठीक है ना। जैसे कोई ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी आप कितना ज़्यादा में ले सकते हो, बहुत ही कम, है ना। या कोई खाने पीने की चीज़ें हैं, कोई 10 रुपये की चीज़ है 15 रुपये में ले लोगे, लेकिन ज़मीनों पे तो करोड़ों करोड़ों का फ़ायदा होता है, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू उसकी कितनी, लेकिन कितने ज़्यादा में ज़मीन बिक जाती है। तो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जो सरप्लस है आपको किस में देखने को मिलता है, ज़मीनों में। सबसे ज़्यादा सरप्लस किस में देखने को मिलता है, ज़मीनों पे देखने को मिलता है, ठीक। तो ये क्या था हमारा उपभोक्ता अधिशेष के बारे में। अब इसमें भी दो तरह की चीज़ होती हैं। एक तो होता है कि इमरजेंसी में क्या होगा, इमरजेंसी में उपभोक्ता अधिशेष। एक तो क्या होगा इमरजेंसी में, एक क्या होता है इमरजेंसी में, इमरजेंसी में सरप्लस यानी कि उपभोक्ता अधिशेष, ठीक है। और दूसरा होता है उपयोगिता बढ़ने पर उपभोक्ता अधिशेष, यानी कि जब आपकी यूटिलिटी बढ़ जाए, यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी बढ़ने पर उपभोक्ता अधिशेष, ठीक है। तो दो तरह की कंडीशंस में आपको सरप्लस मिल सकता है, आप सरप्लस दे सकते हो, ठीक है। एक तो कंडीशन होती है कि इमरजेंसी हो, कोई इमरजेंसी हो। तो इमरजेंसी में जैसे कोरोना के टाइम पे इमरजेंसी थी भाई, चीज़ें क्या से क्या बिकी थी, हर चीज़। या जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी कमी हो गई थी, ठीक है ना। सिलेंडर जो उनके ओरिजिनल वैल्यू से तो डबल से भी ज़्यादा बिके थे, ठीक। इस तरीके से तो ये तो हो गया इमरजेंसी वाला केस। लेकिन जैसे जब आपकी उपयोगिता ज़्यादा हो, जैसे ट्रेन है, आप ट्रेन पर टाइम पर नहीं पहुँचे तो आप ब्लैक में टिकट ले लेते हैं, है ना। या गैस सिलेंडर है, तो गैस सिलेंडर किसी के पास कॉपी वगैरह वो नहीं है ना, तो वो ब्लैक में सिलेंडर ले लेते हैं। तो किस लिए, क्योंकि उनकी उपयोगिता है, वो उनका कोई मज़ा आ रहा है कि ट्रेन में घूमते फिरे, ठीक है। वो इमरजेंसी तो नहीं है, वो क्या है, वो उपयोगिता, उनकी यूटिलिटी ज़्यादा है, उन्हें चाहिए वो चीज़, ठीक है। इमरजेंसी केस नहीं है। तो दो तरह से पूछ सकता है कि इमरजेंसी में क्या होगी और यानी कि उपयोगिता बढ़ने पर। तो दो टाइप की होती है आपका सरप्लस, क्लियर। अब देखते हैं क्या संतुलन की स्थिति। संतुलन की स्थिति क्या होती है, संतुलन की स्थिति यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेज या पोजीशन, संतुलन की स्थिति। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेज, संतुलन की स्थिति। देखो संतुलन की स्थिति हम किसे कहते हैं, यानी कि बैलेंस हो जाए हर चीज़। संतुलन की स्थिति हम उसे कहेंगे कि जब आप मार्केट प्राइस पर कोई चीज़ खरीद कर लाए, जितना उसका मार्केट प्राइस है उस पर कोई चीज़ खरीद कर लेकर आए और उसमें फुल्ली सेटिस्फाई है कि भाई बड़े बढ़िया खरीद कर लेकर आए गए हम, ठीक है। जैसे कि एक तो होता है फैक्टर कॉस्ट और दूसरा होता है मार्केट प्राइस। अब फैक्टर कॉस्ट तो आपको कोई चीज़ मिलती नहीं, फैक्टर कॉस्ट में पढ़ा चुकी हूँ। फैक्टर कॉस्ट में 4 चीज़ें जुड़ी होती हैं, है ना भाई। जो हमारे प्रोडक्शन के 4 फैक्टर हैं, प्रोडक्शन के हमारे 4 फैक्टर होते हैं। एक तो उद्यमी पूंजी यानी कि पैसा,
पूंजी, भूमि, उद्यमी और लेबर यानी कि श्रमिक। तो पूंजी का क्या हो जाएगा, ब्याज, उद्यमी का क्या होता है, प्रॉफिट, और भूमि का किराया, और चौथी चीज़ लेबर, लेबर को जो देना होता है वो सब। तो चारों चीज़ों को प्लस करके तब क्या बनता है, फैक्टर कॉस्ट बनता है। अब फैक्टर कॉस्ट पर तो आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, फैक्टर कॉस्ट तो जिस कंपनी ने वो प्रोडक्ट बनाया है वो रखता है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट उस पर क्या लगा देगी, टैक्स लगा देगी, या फिर उस पर सब्सिडी लगा देगी। तो सब्सिडी या टैक्स लगने के बाद जो आपका अमाउंट, जो रेट है, उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट, MR लिख दिया मैंने, मार्केट प्राइस कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस कहते हैं, ठीक है। तो आपको हर चीज़ मार्केट प्राइस पर भी अवेलेबल होती है। तो आप कोई चीज़ मार्केट प्राइस पर ही खरीद कर लाएँ और आप उससे फुल सेटिस्फाई हैं, आपको पूर्ण संतुष्टि मिल गई, ठीक। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत सस्ती आती हैं और सबको अच्छी लगती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, संतुलन की स्थिति कहेंगे। यानी कि अब इसका कोई एग्जाम्पल, जैसे चप्पल होती है, चप्पल मतलब नॉर्मल चप्पल आती है 150 के अराउंड, है ना। तो आपको चप्पल को 50 रुपये में दे गया, ठेली वेली पे बिकती हैं खूब, ठीक है। 50 रुपये की आपको चप्पल, और वो चप्पल चलेगी बहुत दिन, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपको कोई पैसा आपने कम नहीं किए, वो मार्केट प्राइस पर ही लेकर आए, उसके जो मार्केट प्राइस था वो 50 रुपये ही थे, मार्केट प्राइस 50 रुपये ही था, ठीक है। अब 50 रुपये में खरीद कर ले और वो बहुत दिन चलेगी, तो आप क्या हो गए, आप पूर्ण संतुष्ट हो गए, फुल सेटिस्फाई हैं उससे कि भैया हम इतनी बढ़िया चीज़ लेकर आ गए। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, संतुलन की स्थिति कहते हैं। दूसरा एग्जांपल, जैसे पेन होते हैं। अब पेन की बहुत सारी वैरायटी हैं, 100 रुपये का, 150, मतलब बहुत महंगे महंगे भी पेन आते हैं। लेकिन एक 5 रुपये का पेन, और अब 3 रुपये का पेन भी अब तो शायद नहीं आता, लेकिन आई थिंक आता है अभी भी। 3 रुपये का पेन और 5 रुपये का पेन, क्या इनमें कोई कमी है, कितने बढ़िया चलते हैं। तो आप 5 रुपये का पेन लेकर आ रहे हैं, आप 3 रुपये का पेन लेकर आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा चल रहा है और आप उससे पूर्ण, बिल्कुल क्या हो, पूर्ण संतुष्ट हो, आप फुल सेटिस्फाई हो। तो जब आप मार्केट प्राइस पर कोई चीज़ खरीद कर लाए और उसमें आप पूर्ण सेटिस्फाई हो, यानी कि फुल सेटिस्फाई हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, संतुलन की स्थिति कहेंगे। क्लियर, उसको हम क्या कहते हैं, संतुलन की स्थिति कहते हैं। अब इसमें देखो, हमने क्या कहा कि कोई चीज़ आप मार्केट प्राइस पर लेकर आए हो, मार्केट प्राइस पर कोई चीज़ लाए और आपको क्या मिल गई, पूर्ण संतुष्टि मिल गई, पूर्ण संतुष्टि मिल गई, ठीक है। तो इसको हमने क्या कह दिया, हमने संतुलन की स्थिति कह दिया, इसको हमने संतुलन की स्थिति कह दिया। अब इसका लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन क्या कहेगा, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो कहता है कि देखो मार्केट प्राइस को आप P कह सकते हो ओनली, तो दिख ही नहीं रहा, मार्केट प्राइस को आप ओनली P कह सकते हो, ठीक है। और जो पूर्ण संतुष्टि मिली है उसको कह सकते हो मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, उसको क्या कह सकते हो, मार्जिनल यूटिलिटी। इसको इक्वल में लिखना था ना, इसको आप कह सकते हो मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक। तो ये भी तो ठीक है, ये भी वही बात है। अगर मैं इसको पलट दूं, मैं कहूं कि मार्जिनल यूटिलिटी बराबर प्राइस, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये इधर, इसे इधर रख लो, इसे इधर रख लो, बात एक है। तो हम यहाँ से हम इस पर पहुँच गए, ठीक। अब दूसरी चीज़, अब सपोज करो कोई किसी फॉर्मूले में P1 P2 P3 लिख रहा है ना, या M मार्जिनल यूटिलिटी 1 या X Y है या 1 2 3 है, तो उसमें क्या होगा, उसमें एक से ज़्यादा वस्तु है, तभी तो आप बताओगे कि किस वस्तु का प्राइस है, किस वस्तु का क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है ना। तो इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि इससे मैंने X लगा दिया, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, तो हमें प्राइस भी तो उसी वस्तु के लिखने पड़ेंगे। तो इसका थोड़ा सा ना मेकअप, थोड़ी सजावट कर देगा, ये नहीं देगा डायरेक्ट, वो क्या कहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इक्वल्स टू प्राइस ऑफ X। अब हम आगे इस वाले पे, ये है एक्चुअल, ठीक है। तो स्टेज बाय धीरे धीरे समझते समझते प्रॉपर उस पर आ गए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ पे y करूँ, अगर मैं यहाँ y करूँ तो यहाँ मुझे y करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैंने 1 लिखा तो यहाँ मुझे 1 लिखना पड़ेगा, यानी कि मार्जिन, यानी कि एक ही वस्तु की बात हो रही है, जिस वस्तु का मार्जिन यूटिलिटी है उसी वस्तु का प्राइस है, ठीक है ना, उसी वस्तु का प्राइस है। क्लियर। अब क्वेश्चन देखो,
एक उपभोक्ता वस्तु ए का उपभोग करता है तो उसकी संतुलन की स्थिति क्या होगी? बताओ, कितनी सिंपल बात है। एक उपभोक्ता वस्तु ए का उपभोग करता है तो उसकी संतुलन की स्थिति क्या होगी, उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम स्टेज क्या होगी? संतुलन की स्थिति है क्या? संतुलन की स्थिति यही तो है। संतुलन की स्थिति ये है, संतुलन की स्थिति ये है। इसको मैंने पलट के तो लिख दिया, तो इसको हम कन्फ्यूजन हो, इसको हम हटा ही देते हैं। अब फाइनली हम इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। देखो फाइनली हम कहाँ पहुंच चुके हैं? हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे कि mu इक्वल्स टू पी, ये होती है संतुलन की स्थिति। ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक उपभोक्ता वस्तु ए का उपभोग करता है तो उसकी संतुलन की स्थिति क्या होगी? वस्तु ए, तो मैं क्या करूं, मैं ऐसा ना लिख दूं mu a इक्वल्स टू पी ए। अगर वो कहता तो ये भी तो होगी नहीं उसी वस्तु की संतुलन की स्थिति। तो कुछ है इसमें, अगर आप नहीं समझ लिया तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं इसमें। ऑप्शन कैसे होगा? ऑप्शन ऐसे देगा वो mu a ग्रेटर देन पी ए, ठीक है, mu a लेस देन पी ए, ठीक, और mu a इक्वल्स टू 1/PA, इस तरह से कुछ भी दे देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इसकी क्या होती है? संतुलन की स्थिति बराबर होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स वाई जेड कोई भी वस्तु और इक्वल्स टू प्राइस ऑफ वही उसी का। यानी कि अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ले रहे हैं तो बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पी, सॉरी प्राइस ऑफ पी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये। अगर इसी को मैं बदल दूं, मैं कहूं कि एक उपभोक्ता वस्तु वाई का उपभोग करता है, एक उपभोक्ता वस्तु वाई का उपभोग करता है तो उसके संतुलन की स्थिति क्या होगी? तो सीधी सी बात, हम क्या करेंगे, mu y इक्वल्स टू पी वाई। हो गया क्लियर? mu y इक्वल्स टू पी वाई। ठीक, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ और होती है, और क्वेश्चन देखते हैं जो पूछे जा सकता है और आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में केवल वस्तु y का उपभोग करता है। यानी कोई उपभोक्ता है वो संतुलन की स्थिति में केवल वस्तु y का उपभोग कर रहा है ना, और वस्तु y से प्राप्त उपभोग की सीमांत उपयोगिता। यानी कि देखो अब तक हमने क्या समझा है कि एक जो उपभोक्ता है वो केवल वस्तु y का उपभोग करता है, यानी कि वस्तु हमारे पास सिर्फ एक है y, वस्तु y का उपभोग करता है, और वस्तु y से प्राप्त सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी 10 है। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 10 है। मार्जिनल, तो वस्तु की कीमत क्या होगी? यानी कि हमें क्या बताना है? प्राइस बताना। हमें क्या बताना है? प्राइस बताना है। तो वस्तु की क्या कीमत क्या होगी? अब इसके लिए अलग फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यानी कि जो भी वस्तु है अपॉन पी, इसमें हमें प्राइस बताना है ना, प्राइस बताना है। तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखते हैं अभी हम। देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, जिस वस्तु की बात हो रही वही वस्तु लिखेंगे हम, वाई मान लेते, वाई वस्तु है, अपॉन पी वाई इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये एम ही रहेगा, ये मनी क्या है? ये किसी वस्तु का नहीं, ये क्या है? किसी मनी का है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम, देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम क्या है? मनी की। देखो कोई चीज़ 10 रुपये में है, कोई चीज़ 10 रुपये में है और आप मोल भाव करके उसे 8 रुपये में खरीद के लेकर आ गए, मोल भाव करके आप 8 रुपये में खरीद कर लेकर आ गए, यानी कि वो 8 रुपये में भी आपको मिल गई, 8 रुपये में 2 रुपये कम में भी आपको मिल गई। यानी कि मनी का भी क्या होता है? एक सीमांत उपयोगिता होती है, एक मार्जिनल चीज़ होती है। तो मार्जिनल इसका 8 हो गया। उसी तरह से लिखा गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम आ जाएगा बराबर में, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इधर आ गया और ये आ गया इधर। तो इसमें हमें 2 यूनिट दी हुई है, हमें क्या बताना है? प्राइस बताना है। क्वेश्चन दोबारा एक बार क्वेश्चन दिखाना। ये है क्वेश्चन 2017 का आया हुआ। तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में केवल वस्तु y का उपभोग करता है, ठीक है, वस्तु y से प्राप्त उपभोग की सीमांत उपयोगिता 50 है तथा, अच्छा मार्जिन यूटिलिटी ऑफ m दिया हुआ है मैं 10, वही तो मैं कह रही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ये भी हमें वैल्यू दी हुई है,
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। अब तो आसानी से निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो क्वेश्चन इस फॉर्मूले से भी आते हैं, इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो वस्तु है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 10, ठीक है। ये 50 होगा, ये था 50, क्वेश्चन ही गड़बड़ कर गया, ये है 50, ठीक है। एक बार मैं इसको कर लूँ फिर से समझाती हूँ। 50, प्राइस कितना हमारा, प्राइस तो हमें निकालना है, पी वाई निकालना है, और ये कितना है 10, तो पी वाई कितना निकल जाएगा हमारा प्राइस, भाई 0 से 0 5 आ गया, 5 आ गया हमारा प्राइस। अब क्वेश्चन मैं बताती हूँ अपनी तरफ से क्या है ना, ध्यान से सुनो। देखो, एक उपभोक्ता है, वो केवल वस्तु वाई का उपभोग करता है ना, वस्तु एक ही है, वस्तु वाई का उपभोग करता है। उस वस्तु के उपभोग की सीमांत उपयोगिता 50 है, मार्जिन यूटिलिटी कितनी है 50 है, तथा उस वस्तु की ये क्या कहते हैं इसको, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है 10 है। तो उस वस्तु का मूल्य बताओ, यानी कि प्राइस बताओ। तो वस्तु एक ही है, तो यहाँ हमने वस्तु वाई दी थी, तो हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एफ वाई लिखा, यहाँ पे प्राइस ऑफ वाई लिख दिया। ये तो मनी है, तो मनी तो मनी रहेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू रख दी और आंसर आ गया, क्लियर। तो ये था क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, समझ आ गया। तो एक हो गया ये। अब इससे भी एक चीज़, एक क्वेश्चन बनता है, यानी कि अगर वस्तु 2 दी गई हो, अगर हमारे पास यहाँ तो एक ही वस्तु थी, अगर हमारे पास वस्तु 2 हो तो इसका एक अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं हम। देखो, ये तो एक ही वस्तु के लिए है, अगर 2 वस्तु हो तो, अगर 2 वस्तु हो यानी कि फिर आप तो तुलना करोगे। अगर 2 वस्तु, सपोज हम कहते हैं कि एक तो वस्तु x है ना, और एक वस्तु y है। तो अब भाई हमने फॉर्मूला क्या देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन जिस वस्तु का मार्जिनल यूटिलिटी उसी वस्तु का प्राइस होगा, अपॉन px हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन पी वाई, ठीक। फिर ये हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ m, ठीक है। एक फॉर्मूला है ये, एक फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। तो इसमें भी ये चीज़ है, अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ m नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, तो आप इतने फॉर्मूले का यूज़ करके इससे क्वेश्चन कर दोगे, जब क्या हो, जब 2 वस्तु की जिक्र हो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ m, ठीक है ना। तो आप इसको हटा दोगे, इससे सवाल कर लोगे, ठीक है। जब 2 वस्तु दिए होंगे उसमें ऐसी आपको डाटा दिया होगा कि एक वस्तु x है, उसका उपभोग करता है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इतनी है, प्राइस इतना है, दूसरे का जो दूसरी वस्तु उसको उपभोग करने पर उसकी सीमांत उपयोगिता इतनी है, तो दूसरी वस्तु का आप क्या बताना है, प्राइस बताना है। इस तरह से क्वेश्चन आता है, लेकिन ये बहुत कम, मतलब कब इत्तेफाकी कोई पूछा जाता है, ठीक है ना। पहले बताया था वो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। अब जैसे मैं कहूँ, जैसे हमने इसको हटा दिया, 2 ही वस्तु है ना, 2 ही वस्तु है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, देखो इससे नहीं, इस वाले से, अगर मैं कहूँ कि ये ग्रेटर है, ये है ग्रेटर देन, यानी कि जो पहली वस्तु की जो मार्जिनल सीमांत उपयोगिता है, पहली वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे में क्या है, प्राइस, उसी वस्तु का प्राइस, वो ज़्यादा है किससे, दूसरी वस्तु से। तो हमें भाई फॉर्मूला तो बराबर का होता है, फॉर्मूला तो ये होता है MUX अपॉन PX बराबर MUY अपॉन PY, ठीक है। यही तो सही है, ये तो होता ही नहीं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि इन दोनों वस्तु की सीमांत उपयोगिता को बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये तो आप समझ गए कि एक वस्तु x है, दूसरी वस्तु y है, ठीक। तो ऑप्शन देगा ए कि x की जो उपयोगिता है, x की उपयोगिता को यानी कि यूटिलिटी को बढ़ाया जाए, बी ऑप्शन है y की उपयोगिता को बढ़ाया जाए, सी ऑप्शन है x और y दोनों की उपयोगिता को बढ़ाया जाए, डी ऑप्शन है
एक्स और वाई दोनों की उपयोगिता को कम किया जाए। समझ गए? यानी कि हमें दोनों इक्वल करने हैं, हमें दोनों इक्वल करने हैं। तो ये सोचो क्या होगा इसका आंसर। अगर आप नॉर्मल सोचें, है ना, वैसे भी सबका आंसर यही आया होगा कि ये पहले से ज़्यादा है, हमें इनको बराबर करना है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें वाई को बढ़ा देना चाहिए, है ना, वाई की उपयोगिता हमें बढ़ा देना चाहिए। लेकिन उपयोगिता ह्रास का नियम क्या कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को उपयोग लगातार करते जाते हैं तो उसकी उपयोगिता खुद ही लास्ट में जाके कम हो जाती है, यही तो कहता है। तो आंसर इसका ये बिल्कुल गलत है, वाई की उपयोगिता हमें नहीं बढ़ानी, हमें क्या करना है, उल्टा एक्स की उपयोगिता हमें और ज़्यादा बढ़ानी है कि वो खुद से एक उसका फिर तृप्त बिंदु आएगा, सैचुरेटेड पॉइंट आएगा, फिर वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये अगर जिसने ये नहीं पढ़ा वो उसको गलती करके आएगा 101%। क्लियर? ये समझ आ गया? हमें इसको बराबर करना है, तो हम जो हमारा उपयोगिता का ह्रास का नियम है वो ये तो कहता है किसी चीज़ की उपयोगिता अगर आप उपयोग करते चले जाएंगे, यानी कि उपभोग करते चले जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा उसकी उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी। ठीक, तो ये पहले से ज़्यादा है, ये पहले से ज़्यादा है। अगर आप इसकी यूटिलिटी आप बढ़ा दे, उसकी यानी कि कंज्यूम इसको लगातार करते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उसकी उपयोगिता कम हो जाएगी। जैसे सपोज करो किसी को एग्जाम्पल खाने पीने की कुछ चीज़ ले लेते हैं। जैसे किसी को तो आम पसंद है, आम खाना पसंद है ना, और किसी को एप्पल यानी कि सेब खाना पसंद है। एप्पल खाना पसंद है, दूसरों को सेब खाना पसंद है। अब हमें क्या करना है, हमें नहीं, ये करते हैं आम से ज़्यादा सेब। किसी को आम ज़्यादा पसंद है, सेब कम पसंद है, मुझे भी ऐसी है, आम ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो किसी को आम खाने ज़्यादा पसंद है और सेब वो कम खाता है। अब हमें इनको बराबर करना है कि वो दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएं। तो हम ऐसा ना करें उसे आम और खिलाते चले जाएं, उसे 6 महीने तक लगातार आम ही दे और कुछ दे ही ना। तो वो तो खैर बीमारी तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप उसे लगातार, ऐसा नहीं कि बीमार हो जाओ कि एक दिन में उसे खिला दिए, लेकिन इतने ज़्यादा उसे आदत हो जाए, आम खाता रहे, तो उसका फिर मन हट जाएगा, तो इसकी उपयोगिता, इसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो ये वही कंडीशन है, जिसकी यूटिलिटी पहले से ज़्यादा है उसे और बढ़ा दो, उसका कंज्यूम करना उसे और ज़्यादा कर दो, तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। यहाँ पे ये वाला रूल फॉलो करते हैं, क्योंकि मैथ्स नहीं, इकोनॉमिक्स है। ठीक, कि ये कहा तो इसको बढ़ा दो, ऐसा नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, एक्स की यूटिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, यानी कि उपभोग, यूटिलिटी नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिखेंगे हम उपभोक्ता, उपभोग को, यानी कि उसके कंज्यूम करने की उसे और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर समझ आए, क्योंकि मुझे ये समझाने में, मुझे तो पता है मुझे क्या पढ़ाना है, लेकिन फिर भी ना समझाने एक अलग चीज़ होता है, तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं अपना वैसे दिया तो मेरा 100% है, पर पता नहीं समझ आया होगा नहीं आया होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना फिर भी। ठीक है, अगर समझ आ गया है तो कमेंट करना, या कोई डाउट हो तो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।